दोस्तों ये घटना है 4 नवंबर 2023 की और सुबह का समय होता है, करीब 7 बज रहे होते हैं। तभी कानपुर के ब्रह्मदीन गौतम को फ़ोन पर ये सूचना मिलती है कि उनका जो भाई है राजेश गौतम, वो स्वर्ण जयंती पार्क के पास में बेहोशी की स्थिति में पड़ा हुआ है और उसका एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनते ही ब्रह्मदीन अपने बेटा कुलदीप को साथ में लेता है और तुरंत ही स्वर्ण जयंती पार्क पहुंच जाता है। इसी के साथ उसके जो और परिजन हैं वो भी स्वर्ण जयंती पार्क पहुंच जाते हैं, राजेश की स्थिति देखते हैं और उसको कांसीराम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसी बीच किसी ने कानपुर पुलिस को ये सूचना दे दी और प्रशासन भी कांसीराम हॉस्पिटल पहुंच चुका था। कांसीराम हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं उन्होंने जांच के बाद ये साबित कर दिया कि जो राजेश गौतम है वो अब जीवित नहीं है। लेकिन जो परिजन है वो बार बार जिद पर अड़े हुए थे कि इसे रीजेंसी लेके जाया जाए। इसके बाद जो प्रशासन है उनको जिला अस्पताल और रीजेंसी लेके जाया जाता है, वहाँ भी उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। परिजन डेड बॉडी लेके घर आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसी बीच जो पत्नी होती है राजेश गौतम की, उर्मिला, उसके घर पर बाकी परिजन एकत्रित हुए होते हैं और जो राजेश का भतीजा होता है कुलदीप, वो कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो चाचा हैं उनको किसी षड्यंत्र के द्वारा मारा गया है, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्योंकि चाचा रोजीना इसी मार्ग पर यहीं इसी समय मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे और वो एक सोची समझी साजिश के तहत शायद मारे गए हों, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही कुलदीप ये बातें करने लगता है, उर्मिला बहुत तमतमा जाती है और चिड़चिड़ी होकर बोलती है कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ और ये अनर्गल बातें करके खामखा मेरा आप दुख बढ़ा रहे हो सकता हो तो आप अपने घर चले जाओ। ये बातें सुनते ही कुलदीप उससे जद्दोजहद नहीं करता है और अपने परिवार के परिजनों को लेके, अपने पिता और माता को लेके वो अपने घर निकल जाता है। शाम का समय होता है इस घटना को और अगले दिन सुबह पहले ही जो उर्मिला होती है वो एडीसीपी ऑफिस पहुंचती है और वहां जो मौजूद अंकिता शर्मा ऑफिसर्स होती हैं उनको ये रिपोर्टें प्रस्तुत करती है कि कहीं ना कहीं जो कुलदीप है और मेरा जो देवर है ब्रह्मदीप, कहीं ना कहीं हो सकता है ये उन्हीं की सोची समझी चाल हो और मेरी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसको हड़पने के लिए उन्होंने ही ये मर्डर किया हो। दोस्तों जो एसएचओ होते हैं उनके पास में ये घटना सारी उर्मिला कह देती है। इसी के बाद तुरंत जैसे ही कुलदीप को और ब्रह्मदीन को ये घटना के बारे में पता लगता है कि उर्मिला है जो उसकी चाची है, उसने ये तहरीर वहां जाके दे दी है, कुलदीप आता है और पुलिस से एसएचओ से मिलता है, बातचीत करता है। वो कहता है कि मैं इंडियन नेवी में हूँ, मेरा इस संबंध से कोई मतलब नहीं है और मुझे भी यही आशंका है कि कहीं ना कहीं मेरे जो चाचा की मौत है वो किसी न किसी साजिशकर्ता की चाल हो। तो इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे जो चाचा की जो मौत का रहस्य है वो खुल सके और उसकी एक सही से गहरी जांच हो। पुलिस इसमें आगे की कार्यवाही करती है। तभी जो राजेश गौतम जो खत्म हुआ होता है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है कमल गौतम। वो कहता है कि मैं इस घटना के वक्त यहीं मौजूद था। करीब सुबह 6:30 जब राजेश तेज रफ्तार में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी एक कार आती है और वो बिल्कुल जस्ट उनके समीप से निकल के आगे चली जाती है। कुछ आगे पहुंचने के बाद में यू टर्न लेती है और तेज रफ्तार में आकर राजेश को खत्म करने की एक साजिश के तहत उसका एक्सीडेंट करने की वो कोशिश करते हैं और उसको टक्कर मार देते हैं। जब ये बयान कमल गौतम देते हैं तो पुलिस वहां की सीसीटीवी निकलवाती है। एक्सीडेंट पॉइंट पर पहुंचकर जो साक्ष्य उसको इकट्ठा करने की कोशिश करती है। दोस्तों जो कार थी सीसीटीवी में देखा जाता है कि जो कार डिवाइडर से टकराई थी उसके बाद में वो कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो जो चालक था वो उसमें से निकला था, ये इको कार थी, उसमें से निकल के वो पीछे से जो वैगनर कार आ रही थी वो उसके अंदर बैठता है और वो निकल जाता है। पुलिस सीसीटीवी में से जो नंबर प्लेट के नंबर लेती है गाड़ी के, वो जांच करती है कि वो नंबर फेक होते हैं, वो किसी ट्रक या लोडर व्हीकल के होते हैं। इसके बाद में जो पुलिस है वो आगे की जांचें चालू रखती है और कहीं ना कहीं उसके जो संबंधी हैं, उनके जो मित्र होते हैं राजेश के, उनसे संपर्क साधने की कोशिशें करती है। पता चलता है कि जो राजेश है वो एक नया घर बनवा रहा था जिसका एक आर्किटेक्ट होता है जिसका नाम शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र को वो ठेका दिया होता है पूरे घर का। जो राजेश था वो प्रॉपर्टी का भी बिजनेस करता था। इसी के साथ में जो पुलिस है वो उसकी वाइफ है उर्मिला,
कहीं ना कहीं उसकी भी जांच पड़ताल करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि जो कुलदीप है उसकी तहरीर के आधार पर कहीं ना कहीं उर्मिला पर भी पुलिस का शक बनता है। इस प्रकार का उसका बिहेवियर है, तो पुलिस उर्मिला के जो टेलीफोन्स हैं उसको सर्विलांस पर लगा देती है और उसकी CDR निकलवाई जाती है, जिसके अंदर पुलिस ये जांच पड़ताल करती है कि उर्मिला से एक जो नंबर है वो लगातार कांटेक्ट में था। एक महीने में करीब 400 बार उस नंबर पर उर्मिला के द्वारा बात की गई थी और घटना के अगले दिन तक भी उस नंबर से करीब कई बार बात हुई थी। पुलिस उस नंबर की तहकीकात करती है तो वो नंबर निकलता है जो आर्किटेक्ट होता है शैलेंद्र, उसको बुलाकर पूछताछ की जाती है। इसमें आगे जो पुलिस खुलासा करने जा रही है वो वाकई में एक चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि उर्मिला की जो शादी हुई होती है वो एक ड्रामे की तरह या एक नाटक रूपी या चलचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हुई होगी। जैसा कि पुलिस को घटनाक्रम से पता चला कि जो उर्मिला होती है वो बनारस की निवासी होती है और राजेश अपने एक दोस्त के साथ विमल के साथ में उसको देखने गया था, विमल की पत्नी के रूप में। लेकिन जो उर्मिला है वो विमल को रिजेक्ट कर देती है ये कहकर कि वो उसको पसंद नहीं है और राजेश को वो पसंद करती है। कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद उन दोनों की फ़ोन पर बातचीतें शुरू हो जाती हैं। शुरू होने के बाद में जब बातचीतें बढ़ती हैं तो दोनों अपने अपने जो घर वाले होते हैं उनको करीब 2 से 3 मंथ बाद ये राजी कर लेते हैं शादी के लिए और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी राजेश के पास में, क्योंकि जो कानपुर का एक गांव था देहली सुजानपुर, यहाँ के ये पैतृक रूप से निवासी थे। यहाँ पहले ग्रामीण इलाका था, इनके पास में काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन बाद में ये कानपुर के शहरीकरण प्राधिकरण के अधीन अधिग्रहित हो गया, तो जो ज़मीन है वो करोड़ों के भाव बिकने लगी और काफ़ी प्रॉपर्टी इनके पास में मौजूद थी। जो उर्मिला है वो जो उनका नया मकान का काम चल रहा होता है जिसका आर्किटेक्ट शैलेंद्र सिंह होता है, उस शैलेंद्र सिंह के पास में कई बार मकान का जायजा और काम की स्थिति देखने के लिए जाया करती थी। दोस्तों यहीं से ये शुरुआत होती है इस खेल की, जहाँ जो उर्मिला है वो कहीं ना कहीं जो शैलेंद्र कुमार आर्किटेक्ट होता है उसके साथ समय बताने लगती है और उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ने लगती हैं, वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। यहीं से ये खेल शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये विस्तार रूप लेने लगता है। जो शैलेंद्र सिंह है आर्किटेक्ट और उर्मिला है उनकी नज़दीकियाँ बहुत ही बढ़ जाती हैं। वो लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए रहते थे और शारीरिक संबंध भी बनाते थे। इसी के चलते वो कहीं ना कहीं उर्मिला राजेश से नफरत करने लगी थी और जो राजेश है वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ज़्यादा समय भी नहीं दे पा रहे थे अपने बिजनेस के चलते। तो जो मिस्त्री होता है शैलेंद्र, वो शैलेंद्र और उर्मिला की जो दोस्ती है वो इतना बड़ा रूप ले चुकी थी कि जो राजेश गौतम है वो उसको मारने तक की प्लानिंग करने लगे और कहीं ना कहीं वो सोचने लगी कि क्यों ना हम इसको अपनी ज़िंदगी से हटा दें और एक सुकून भरी ज़िंदगी हम जिएं। जबकि उर्मिला के 2 बच्चे थे, 2 बेटे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उर्मिला शैलेंद्र के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है, उसके जो हवस है उसकी इतनी पागल हो चुकी है कि वो अपने पति के मर्डर की प्लानिंग करने लगती है और शैलेंद्र के साथ मिलकर अपने जो पति है उसकी एक सुपारी एक ट्रक ड्राइवर को 2 लाख रुपए में तय करते हैं। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो एक्सीडेंट है ये होता है, इसका सारा खुलासा उसकी CDR और उसके आधार पर हुआ। लेकिन जब तक पुलिस को ये CDR और सबूत साक्ष्य मिले तब तक उर्मिला इनकी गिरफ्त से बाहर हो चुकी थी और शहर छोड़ चुकी थी। एक मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिलती है कि उर्मिला अपने 2 साथियों के साथ शहर के एक चौराहे पर फला जगह खड़ी है। पुलिस तुरंत वहां SHO साहब जो पवन होते हैं वो अपने में जाब्ता मौके के साथ वहां पहुंचते हैं और दोनों उस साथियों के साथ उर्मिला को गिरफ्तार कर लेते हैं। तीनों से जब कड़ी पूछताछ की जाती है तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और उसके बाद में जो कुलदीप होता है और उसका भाई होता है ब्रह्मदीन राजेश का, उनको बुलाया जाता है और उनके खिलाफ एक चार्जशीट और मुकदमा दायर कराया जाता है हत्या का, उर्मिला और उसके 2 साथियों का। और अभी जो केस है वो चल रहा है और कानूनन प्रक्रिया जारी है। हम आशा करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो कि समाज में एक उदाहरण का प्रतीक हो। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी आपको? इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।